बताता है कि पांडव जो हुआ करते थे वो द्रुत कीड़ा में हार जाते हैं, और पांडव जब इस इंद्रप्रस्थ को द्रुत कीड़ा में हार जाते हैं तो फिर उनको वनवास हो जाता है ना। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ आप लोग पूछना तो नहीं चाहते हैं? नो सर। ओके। सर आपके तरफ भी मूट हो गई है। ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बताइए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, याद है आप लोगों को? नो सर, कल तो मैं क्लास ही में नहीं थी सर, आई थी कुछ काम चलिए, आ गया तो लक्ष्मी मैं। क्या किया था हमने, बताइए। मोनेरा जगत पढ़ा था हमने। मोनेरा जगत पढ़ा था हमने, है ना, ऐसा? ओके ठीक है। और हिस्ट्री में हमने कहाँ तक कर लिया था? हिस्ट्री में आपने कल जो पढ़ाया हो मुझे कल का नहीं पता है। क्यों, आप क्लास में नहीं थी क्या? नो सर, कल नहीं आए थे हम। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज हम हिस्ट्री का ही क्लास लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक में साइंस 2 दिन कर लेंगे, ठीक है, ऐसा। ओके ओके सर। चलिए, तो हिस्ट्री में हम ये देख रहे थे कि कल हमने जलालुद्दीन खिलजी को कंप्लीट किया था, और उसके आगे हमें अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके बारे में देखना था कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किस तरीके से शासक बनता है, और शासक बनने के पश्चात जो है कैसे उसने अपना राज्य अभिषेक किया, कैसे अपने राज्य का विस्तार किया था, ठीक है, ऐसा। तो हमें देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, आखिर उसने क्या क्या किया था। तो चलिए हम एक बार उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ठीक, बताइए, सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। देखिए, हमें देखना है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, ओके। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, कल हमने देखा था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में कर दी जाती है, 1290 में वो शासक बनता है, और 1290 में शासक बनने के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से 1296 में हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, दिल्ली का शासक बनता है। कब? 1296 में, ठीक है। और ये कब तक रहता है? तो 1316 तक, ठीक है, 1396 तक जो है ये क्या बना रहता है, शासक बना रहता है, ठीक है, ऐसे करके। ओके ज्योति, ज्योति गुड आफ्टरनून। चलिए, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है, ये शासक बना
क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्लास अभी शुरू हुई है, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, है ना? ओके ठीक है। तो 1296 में ये शासक बनता है और 1316 तक ये शासक बना रहता है। यानी कि आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इसने 20 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? तो इसने 20 वर्ष। ठीक है, ऐसा। ओके सोनी, गुड आफ्टरनून। ओके, आप लोग शायद क्लास में फर्स्ट डे है आपका। ठीक है, ज्योति तो क्लास ले चुकी हैं, लेकिन सोनी आपका शायद आज फर्स्ट डे है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा टॉपिक को। अगर बीच में कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, बाद में जो भी डाउट अगर आपको लगता है तो। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। और चाचा की हत्या कहां पर की थी? तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त की उस समय वो कड़ा और सूबेदार था। कहाँ का? कड़ा और माणिकपुर क्षेत्र कहां पर है? तो ये दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे करके का भी सूबेदार बनाया गया था। अवध मतलब कौन सा क्षेत्र? अवध सकते हैं। ओ मैडम, ठीक है ठीक है। मुझे ओके ठीक है, ठीक ठीक। मुझे जानकारी नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं ये कौन सा अवध का क्षेत्र भी हुआ करता था, क्षेत्र भी इसी के पास था। ठीक है, अवध के संबंध में ये कहा जाता है कि अब वर्तमान परिस्थिति में देख सकते हैं कि जो कौन सा क्षेत्र है, जैसे लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है वर्तमान में। ठीक है, सकते हैं कि फैजाबाद है। ये क्षेत्र हुआ करता था वो अवध वाले एरिया में आता था। तो यहाँ का भी ये कौन था? सूबेदार हुआ करता था। हमें ये देखने को मिलता है कि इसने 1296 में जलालुद्दीन हत्या करने के बाद वो क्या बन गया? तो शासक बन गया। ठीक है, शासक बनने के पश्चात उसके सामने कई सारी समस्याएं हुआ करती थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि जो जलालुद्दीन खिलजी को इसने मारा था, उस जलालुद्दीन खिलजी के 3 पुत्र हुआ करते थे। तीनों जो हैं वो अपने आप को उत्तराधिकारी समझते, लेकिन समस्या ये थी कि उत्तराधिकारी तो ये बन गया था। ठीक है, तो उनको पहले रास्ते से हटाना था। दूसरी समस्या ये थी कि दूसरा दामाद हुआ करता था। ठीक है, तो खिलजी का एक दूसरा दामाद हुआ करता था। ठीक है, जो कौन है? जो मंगोल हुआ करता था और आने के बाद कर लिया था, जिसका नाम उलूग था। क्या नाम था? उलूग। और भी कई सारे लोग जो हैं वो क्या थे? इसके विरोधी हुआ करते थे। तो इस वजह से उसने सुनिश्चित किया कि वो कुछ समय तक नहीं आएगा, बल्कि में ही रहेगा और यहीं से शासन करना प्रारंभ करेगा। सबसे पहले अपनी सेना भेजी और सेना कहाँ भेजी? दिल्ली भेजी। और दिल्ली सेना भेज के जितने भी जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के जो लोग हुआ करते थे उनकी क्या की? हत्या करवा दी, ताकि दिल्ली में कोई भी उसका विरोध न कर सके। हत्या करवाने के बाद हमें देखने को मिलता है उसने अपने आप के लिए रास्ता साफ किया, सुरक्षित किया। और सुरक्षित करने के पश्चात बाद में लगभग 1 वर्ष बाद वो दिल्ली आया लोग और ने, उसने मंगोल दिल्ली ने में प्रवेश किया। हाँ जी, हत्या किसने करवाई? हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन करवाएगा? चूंकि शासक कौन है? नहीं नहीं, हाँ, अलाउद्दीन तो मर चुका था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, जलालुद्दीन मेरा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी थोड़ी मरेगा। ठीक है, वो तो अभी शासक बना है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया? पहले तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्याएं करवा दी और उन्हें अपने रास्ते से अलग करके अपने आप सुरक्षित किया। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है उसने ऐसा किया ही दिल्ली के साथ में हमें देखने को मिलता है उसने मुल्तान भी सेना भेजी। कहां पर? मुल्तान, क्योंकि उसका एक पुत्र कहां पर था? मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। तो उसने मुल्तान सेना भेजी और मुल्तान सेना भेज के इसकी भी यहाँ पर क्या करवा दी? हत्या करवा दी, ऐसे करके।
कहने का मतलब ये है कि उसने पहले जहां जहां उसको ऐसा लगता था कि मेरा विरोध हो सकता है, उन सभी सदस्यों को पहले अपने रास्ते से हटाया, और रास्ते से हटाने के बाद फिर वो कहाँ आया, दिल्ली आया और दिल्ली में प्रवेश किया, ऐसे करके। और उस तरीके से वो जलालुद्दीन खिलजी जो है, वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, ऐसा करके। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी देखिए, आगे हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो शासक बनने के पश्चात वो अब प्रारंभ करता है, क्या प्रारंभ करता है, अभियान। ठीक है, अभियानों में कौन से अभियान, तो क्षेत्रों को जीतने का अभियान। अब वो क्या करता है, अपनी सल्तनत की सीमा बढ़ाता है और अभियान प्रारंभ करता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हैं उनको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं उत्तर भारत के अभियान। कौन से, उत्तर भारत के अभियान। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं उत्तर भारत के अभियान, और दूसरा जिसको आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, ऐसे करके इसके अभियानों को हमने दो भागों में इसलिए बांटा है, जो क्षेत्र विजित किए, उन विजित किए गए क्षेत्रों के लिए जो उसने नीति का अनुसरण किया, वो नीति कैसी थी, अलग अलग। उत्तर भारत के लिए उसने अलग नीति का अनुसरण किया, दक्षिण भारत के लिए अनुसरण किया। कौन सी नीति के, हम देखेंगे कि उत्तर भारत के जो राज्य जीते उसने, इन राज्यों को जीतने के पश्चात इन्हें सीधे अपना हिस्सा बना लिया। किसका हिस्सा बनाया, तो साम्राज्य का हिस्सा बनाया, और इन पर सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि सीधा इनको विलित कर लिया। ऐसा दक्षिण भारत के जो राज्य जीते तो उनको जीतने के पश्चात उन्हें साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें छोड़ दिया। कैसा किया, कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्हीं जीते, मतलब जिनसे जीता उन्हीं को ये राज्य क्या कर दिए, वापस कर दिए। उनसे बोला कि चलाओ, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें मुझे सालाना समय समय पर क्या देते रहना, टैक्स दे, क्या देते रहना, टैक्स देते रहना, जिसको हम कहते हैं कर, नजराना भेजते रहना। क्या भेजते रहना, कर और नजराना। कर मतलब टैक्स, और वर्तमान में आप कह सकते, विशेष अवसर जब होते थे तो समय समय पर होना होता था। तो जो अगर कोई बड़ा व्यक्ति मान लो जो है जब सुल्तान के दरबार में उपस्थित होगा तो वो खाली हाथ थोड़ी जाएगा, वो क्या लेके जाता है। ठीक है, तो उसने बोला समय समय पर आप मुझे कर और नजराना भेजते रहना, बाकी कोई समस्या नहीं है, आप अपने राज्यों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है दक्षिण भारत के संबंध में उसने इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, ऐसा। तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसके उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत के अभियान। देखिए, उत्तर भारत के अभियानों की जहां तक हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन के उत्तर भारतीय अभियान। ठीक है, उत्तर भारतीय अभियानों के संबंध में ये कहा जाता है कि मूलतः उसने उत्तर भारत के जो अभियान किए उसमें सबसे पहला अभियान गुजरात का था। कहां पर था, गुजरात का था। ठीक है, तो गुजरात का अभियान किया। गुजरात पर अभियान कब किया, ये बात है 1299 की, 1299 ईस्वी की। ठीक है, 1299 ईस्वी में इसने गुजरात का अभियान किया। गुजरात का अभियान क्यों किया, तो उसके पीछे कारण थे। क्या कारण हुआ करते थे, नंबर एक, हम ये देख रहे थे कि गुजरात जो है स्टार्टिंग से ही आर्थिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। कैसा था, तो हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से
एक समृद्धशाली क्षेत्र था, मजबूत क्षेत्र हुआ करता था, आर्थिक संपन्नता आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से ये राज्य कैसा था, संपन्न हुआ करता था, तो एक तो ये कारण हुआ करता था। दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र था। कौन सा, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र था। इस वजह से मैक्सिमम विदेशी व्यापार जो है वो यहीं से होता था। बड़े बड़े बंदरगाह जो है वो कैसे थे, यहीं पर हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे करके तो कैसा था ये क्षेत्र, इसके लिए भी प्रमुख हुआ करता था। तीसरा हमें यह देखने को मिलता है कि कृषि के रूप में अगर देखा जाए तो कृषि भी कैसी थी, यहाँ पर उन्नत हुआ करती थी। ठीक है, तो कृषि की उन्नत अवस्था, ठीक है, तो कृषि की उन्नत अवस्था ये भी एक मुख्य कारण हुआ करता था। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि गुजरात कई मायने में कैसा था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। गुजरात अपने घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। क्या कि घोड़ों के, ये जो अरब से घोड़े आते थे वो गुजरात के बंदरगाह से ही आते थे, ऐसे करके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गुजरात का कई सारे महत्वपूर्ण आयाम थे जिसकी वजह से गुजरात कैसा था, बहुत उसने आवश्यक समझा। इसलिए कहते हैं कि गुजरात का एक सामरिक महत्व हुआ करता था, यानी कि सामसामायिक रूप से गुजरात कैसा क्षेत्र था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, ऐसा। इस समय गुजरात अगर हम शासक की बात करें तो गुजरात के एक राजपूत शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राय करण बघेल। क्या नाम था, राय करण बघेल जो हैं वो कौन थे, यहाँ के शासक हुआ करते थे, ऐसा। इन हमें देखने को मिलता है एक सेना रायकरण बघेल के विरुद्ध भेजी, सेना भेजी कि वो सेना जाएगी और किसके ऊपर आक्रमण करेगी, राय बघेल के ऊपर आक्रमण करेगी। जैसे ये बात रायकरण बघेल को पता चली, ठीक है हम क्या करेंगे, युद्ध के लिए कैसे हैं, तैयार हैं, ऐसा करके, और युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। दोनों का क्या हुआ, युद्ध होता है जिसमें एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी की सेना हुआ करती थी और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रायकरण बघेल की सेना हुआ करती थी। के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि रायकरण बघेल पराजित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, तो रायकरण बघेल पराजित हो जाते हैं। जब रायकरण बघेल पराजित हो जाते हैं तो वो वहां से जाते हैं, क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व तो यहाँ पर नुसरत खां इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, नुसरत कौन था, तो अलाउद्दीन का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके नुसरत था, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसकी सेना का नेतृत्व करता है। तो एक तरफ नुसरत खां अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहा था, दूसरा बघेल हुआ करते थे। रायकरण बघेल यहाँ से भागते हैं और भाग के हैं तो भाग जाते हैं देवगिरी, चले जाते हैं। देवगिरी चले जाते हैं। ये देवगिरी कहाँ पर है दोस्तों, कल थे मैंने क्लास में नहीं, ठीक है, ऐसे करके तो ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं। देवगिरी के शासक जो थे जिनका नाम था देव, रामचंद्र देव, और ये एक यादव, ठीक है, ऐसे करके यादव वंशीय शासक। देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी पहले भी एक बार था, किसके जलालुद्दीन खिलजी के समय, और देव के उत्तरी क्षेत्र को वो जीत चुका था, एलिचपुर को। ठीक है, ऐसा करके, लेकिन एलिचपुर को जीतने के पश्चात उसने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि देव ये बात स्वीकार उन्होंने कर ली थी कि हम समय समय पर आपको टैक्स भेजते रहेंगे, ऐसा। तो उसने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और इस तरीके से ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब क्या हुआ, गुजरात पर नुसरत खां का अधिकार हो गया।
जब रायकरण बघेल भागते हैं तो भागते समय उनसे एक गलती होती है, और गलती ये हुई कि जो रायकरण बघेल थे, रायकरण बघेल थे, इनकी एक पुत्री थी। क्या नाम था? इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। देवल देवी, देवल देवी को ये अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकी पत्नी थी, पत्नी को साथ ले जाने में नाकामयाब हो जाते हैं, जिनका नाम था कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। तो कमला देवी वहीं पर छूट जाती हैं गलती से, और अपनी पुत्री को वो साथ में ले जाते हैं। कमला देवी जो है, इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के इनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के इनको कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। जब ये दिल्ली आती हैं तो दिल्ली लाने के पश्चात बाद में अलाउद्दीन खिलजी इनसे विवाह कर लेता है। क्या करता है? इनसे विवाह करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है, और विवाह करने के पश्चात इन्हें मल्लिका जहां की उपाधि देता है। किसकी उपाधि? मल्लिका जहां। मल्लिका जहां की उपाधि भी देता है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अभी क्या हुआ? उसने गुजरात को लूटा। गुजरात को लूटने के पश्चात गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। यहीं पर हम, जब वो गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है तो अधिकार करने के पश्चात गुजरात से ही उसे एक दास मिलता है। कौन मिलता है? दास मिलता है, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है, इसके बारे में ये, गुजरात से 1000 दीनार था। कितना? 1000। कौन सी मुद्रा होती थी? स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, दीनार स्वर्ण मुद्रा दे के इसको खरीदा गया था। बात समझे? तो है, एक हिजड़ा था। कैसा था? एक हिजड़ा था, मतलब ना तो मेल था और ना फीमेल हुआ करता था, ऐसे करके। तो एक हिजड़ा हुआ करता था और इसको यहीं से खरीदा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जाके हमें ये देखने को मिलता गुजरात है। से खरीदा है इसको सर। क्या? इसको क्या? मलिक कपूर को गुजरात से खरीदा था। हाँ जी, गुजरात से खरीदा था। ठीक है, चूंकि इसे 1000 मुद्रा खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 1000 दीनारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसको 1000 मुद्रा देके। ठीक है, ऐसा करके। चलिए आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत में गुजरात को एक अलग प्रांत घोषित कर दिया जाता है। अलप खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसको? अलप खां। तो अलप खां नामक व्यक्ति हुआ करता था, जिसको यहाँ का क्या बनाया जाता है? सूबेदार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरीके से दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ऐसा। यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो रही? सभी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? यस। ओके मोनिका, ठीक है। ओके, ठीक है लक्ष्मी। चलिए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान हुआ करता था। अभी हम चलते हैं दूसरे अभियान की तरफ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना दूसरा अभियान किया, वो रणथंभौर का था। कहाँ का? रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर का अभियान हुआ करता था। ये जो रणथंभौर का अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये जस्ट हमें देखने को मिलता है लगभग 1300 की बात है। कब की बात है? 1301 की बात है। 1301 में उसने कौन सा अभियान किया था? रणथंभौर का अभियान किया था। ठीक है, ऐसे करके रणथंभौर के अभियान के संबंध में कहा जाता है कि रणथंभौर जो है
यहाँ पर भी राजपूत शासक हुआ करते थे, राजपूत शासक थे, ठीक है। और यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था राणा हम्मीर देव, क्या नाम था? राणा हम्मीर देव, ठीक है। ऐसा देखिए, रणथंबोर जो है हमें देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने क्या किया था? जीत लिया था, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन आगे हमें ये देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रणथंबोर ने फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राणा हम्मीर देव जो हुआ करते थे, ये चौहान वंशीय शासक थे। कौन थे? चौहान वंशीय शासक हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है, ऐसा करके। रणथंबोर के अभियान में कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंबोर का अभियान किया था, लेकिन वो इसको बिना जीते ही वापस आ गया था और उसने तर्क दिया था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का रक्त यहाँ नहीं बहाना चाहता हूं, और इसी कारण वो बिना जीते ही वहां से क्या हो गया था? वापस आ गया था। लेकिन अब जो रणथंबोर का अभियान हुआ, इस रणथंबोर अभियान की पृष्ठभूमि, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इस रणथंबोर अभियान की पीठिका जो है वो गुजरात अभियान में ही लिखी जा चुकी थी, ठीक है। पीठिका मतलब है कारण, ठीक है। कैसे हमें देखने को मिलता है? क्या हुआ कि जब गुजरात अभियान हुआ और गुजरात अभियान में जो धन लूटा गया, उस धन को के जब बंटवारा किया गया, यानी धन का जब विभाजन किया गया, तो उस बंटवारा को लेकर सैनिकों में विवाद हो गया। किसमें विवाद हुआ? सैनिकों में। तो आप ये कह सकते हैं कि सैनिक विवाद हो गया कि किसको कितना धन मिलना चाहिए। ये सैनिक विवाद जब बढ़ा तो कुछ सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वो कुछ धन लेकर भाग गए, और भागकर कहाँ पहुंचे? तो वो भागकर पहुंचते हैं राणा हम्मीर देव की शरण में, अंबौर पहुंच जाते हैं, ठीक है। राणा हम्मीर देव जो है वो क्या करते हैं? उनको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। बात समझे? ऐसे करके जब राणा हम्मीर देव अपने पर उनको शरण दे देते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हम्मीर देव को एक संदेशा भेजा जाता है, ठीक है। एक संदेश भेजा जाता है जिसमें बोला जाता है, वो कहते हैं कि देखो, आपके यहाँ जो हमारे विद्रोही सैनिक आए हैं, उन विद्रोही सैनिकों को आप शरण मत दीजिए। उसने क्या भेजा? एक संदेश भेजा। उसने संदेश में कहा कि आपके यहाँ जो मेरे विद्रोही सैनिक आए हैं, उनको आप अपने यहाँ शरण नहीं दीजिए, ऐसे करके, क्योंकि वो मेरे राज्य से विद्रोही हैं। अगर आप उनको शरण देते हैं तो हमारे शत्रुओं के मित्र कहे जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे क्या करना होगा? आप पर भी आक्रमण करना होगा। हमीर देव जो है वो राजपूत थे, तो हमीर देव अपने राजपूत ही उसमें अंदाज में कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो, मैं एक राजपूत हूँ, और राजपूत का है कि शरण में आए हुए को शरण देना, भले ही वो शत्रु ही क्यों ना हो, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर वो मेरे यहाँ शरण लेने आए हैं तो मैं क्या करूंगा? शरण दूंगा, ऐसे करके। मैं उनको अपने राज्य से वापस नहीं कर सकता हूं, ऐसे करके। और यही कारण हुआ करता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ का अभियान किया? रणथंबोर का अभियान किया, ठीक है, ऐसे करके। हमें देखने को मिलता है सन 1300 की बात है। कब की बात है? 1300। सन 1300 में जो उसका सेनापति था, जिसका नाम था नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी गई। नुसरत खां और हमीर देव के बीच में एक युद्ध, जिसमें नुसरत खां मारा गया। कौन होता है? नुसरत खां मारा गया, और विजय किसकी हुई? हमीर देव की हुई। इस अभियान जैसे ही अलाउद्दीन को पता चला कि नुसरत खां क्या हो गया? मारा गया है, तो अलाउद्दीन नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद वो स्वयं इस अभियान में आता है, बड़ी सेना लेके आता है, और स्वयं एक बड़ी सेना लेके आया, जिसमें राणा हमीर देव से युद्ध किया। इस युद्ध में राणा हमीर, अब युद्ध का नेतृत्व, अब सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? तो कुल अलाउद्दीन कर रहा था, ठीक है, ऐसे करके। इस में हमें देखने को मिलता है कि वो क्या हो जाते हैं, यानी कि हमीर देव जो क्या होते हैं, वो पराजित हो जाते हैं, ठीक है। जब हमीर देव पराजित हुए तो रणथंबोर पर किसका? अलाउद्दीन का, ठीक है, ऐसे करके अलाउद्दीन का अधिकार कहाँ हो जाता है? रणथंबोर पर इसका अधिकार हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके।
इस अभियान में हमें एक महत्वपूर्ण ये मिलती है कि हमने पढ़ा था कि एक हमने जब सोर्सेस पढ़े थे तो मैंने बताया था एक व्यक्ति था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। वो अपनी बुक में लिखता है कि इस अभियान में मैं साथ में था। किसके साथ में था? तो वो कहता है इस अभियान में मैं सुल्तान के साथ में था और मैंने पूरा से देखा। और वो कहता है इस युद्ध के पश्चात रणथंभौर में जौहर हुआ। क्या हुआ? जौहर हुआ। ऐसे करके जौहर मैंने अपनी स्वयं आंखों से देखा। ऐसे करके बात समझे? कहने का मतलब ये है कि तत्कालीन समय में जौहर का चित्रण करने वाला यह पहला क्या है, ठीक है, ऐसे करके एक पुस्तक है इसकी जिसका नाम है आशिका। क्या नाम है? आशिका। ठीक है, ऐसे करके इस आशिका पुस्तक में ये जौहर व्रत का क्या करता है? उल्लेख करता है, जो कहता है कि रणथंभौर के अभियान में हमीर देव की पराजय के पश्चात वहां पर हजारों स्त्रियां जो हैं वो स्वयं को अग्नि कुंड में समर्पित ऐसे तरीके से जौहर व्रत का ये हमें चित्रण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पहली बार जो है वो जौहर जानकारी मिलते हैं। किससे? अमीर खुसरो से। कौन सी पुस्तक में? आशिका। वहां पर रणथंभौर में। किसके समय? तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के समय। कब हुआ था? 1300 से 1301 के आसपास हुआ था। शासक कौन थे? हमीर देव हुआ करते थे। कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने किसको पराजित किया था? नुसरत खां को पराजित किया था। तो इतने सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो जल्दी से मुझे बता, ये आपको इतनी बात समझ में आई को? ये ज्योति ठीक है, मोनिका, लक्ष्मी ठीक है मोनिका, लक्ष्मी ठीक है। चलिए तो फिर हम इसके आगे बढ़ें, अगला देखें। जी सर। ओके, देखिए नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि ये अभियान करने के पश्चात जो उसने अगला अभियान किया वो कौन सा हुआ करता था? ठीक है, तो जो अगला अभियान किया वो था चित्तौड़ अभियान। कौन सा था? चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान। देखिए चित्तौड़ अभियान की बेसिकली हम बात करें तो ये बात है कब की? 1303 की बात है। 1303 ईस्वी में उसने कौन सा अभियान किया? चित्तौड़ अभियान था। चित्तौड़ अभियान क्यों किया? तो उसके कई सारे कारण थे। ठीक है, इस समय चित्तौड़ के शासक शासक जो हुआ करते थे वो सिसोदिया वंशीय शासक थे। कौन से? सिसोदिया राजपूत शासक थे। सिसोदिया वंशीय शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। ठीक है, ऐसे करके ये कौन थे? यहाँ के शासक हुआ करते थे। ठीक है, राणा रतन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। इनका विवाह जो है वो श्रीलंका में हुआ था। कहां पर हुआ था? श्रीलंका में। उस समय श्रीलंका को श्रीलंका नहीं कहा जाता था बल्कि सिंघल द्वीप कहा जाता था। क्या कहते थे? सिंघल द्वीप। ठीक है, सिंघल द्वीप से हुआ था। एक सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह हुआ था। ठीक है, ऐसे करके। और इन्हीं पद्मिनी को आगे जाके पद्मावती के नाम से जाना गया। किसके नाम से? रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती के नाम से क्या हुआ? इनको आगे जाके इन्हीं नाम क्या होता है? जाना जाता है।
ठीक है, ऐसे करके। तो ये उनकी कौन पत्नी हुआ करती थी। चित्तौड़ पर अभियान करने के हमें सामरिक कारण ये देखने को मिलते हैं कि जो राणा रतन सिंह थे वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करते थे और लगातार अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। ठीक है, ऐसा। लगातार अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। राज्य विस्तार करने के क्रम में ये जल्दी ही अपना राज्य विस्तार करते हैं और इनकी जो सीमाएं थी, ठीक है, क्या थी, इनकी जो सीमाएं हुआ करती थी वो दिल्ली से टकराने लगती हैं। कहां से टकराने लगती हैं, तो दिल्ली से टकराने लगती हैं, दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चिंतित हो जाता है कि ऐसा ना हो कि ये और शक्तिशाली हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, तो दिल्ली मेरे लिए क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस वजह से वो इनको कंट्रोल करना चाहते थे। किसको कंट्रोल करना चाहते थे, तो राणा रतन सिंह को जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो है हमें इतिहास में एक मुख्य कारण देखने को मिलता है। लेकिन चित्तौड़ अभियान से एक दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। वो कहानी किसकी है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नाम सुना है, हाँ जी। यस सर, नाम सुना है। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये कब किस काल के हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात है कब की, सन 1540 की। कब की बात है, 1540 में दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था सूरवंश। क्या नाम था, सूरवंश। और सूरवंश का शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है, पद्मावत। इस पद्मावत में उस कहानी का उल्लेख वो करते हैं। अभी आप देखिए कि रणथंबोर अभियान कब हुआ था, तो 1303 में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक कब लिखी, 1540 में, यानी कि लगभग 250 साल बाद। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन 250 साल बाद एक बात का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ अभियान किया था वो राणा रतन सिंह की पत्नी जिनका नाम था पद्मावती, ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए किया था। क्यों किया था, क्योंकि पद्मावती बहुत सुंदर हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो उसको ऐसा लगा कि ठीक है, इतनी सुंदर महिला जो है वो मेरी रानी बन सकती है। तो उसने क्या किया, सुनिश्चित किया कि हम क्या करेंगे, चित्तौड़ अभियान करेंगे, और चित्तौड़ अभियान करके राणा रतन सिंह को पराजित करके पद्मावती को वहां से ले आएंगे। ऐसे करके, जैसे हमें देखने को मिलता है कि कमला रानी को कहां से, गुजरात से लिया था, वैसे ही उसने सोचा कि हम इनको भी ले लेते हैं। तो कुछ लोग ये कारण मानते हैं। हालांकि ये कारण जो है वो हमें जो देखने को मिलता है वो सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी ने ही अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। तत्कालीन समय के अन्य किसी इतिहासकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ऐसे करके तो हमें ये जानकारी मिल जाती है। अंतोगत्वा हुआ ये कि 1303 में हमें देखने को मिलता है कि किसके द्वारा अभियान किया गया, तो 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं कहाँ का अभियान किया, चित्तौड़ का अभियान किया। चित्तौड़ का अभियान किया, और चित्तौड़ का अभियान करने के पश्चात जो है राणा रतन सिंह को पराजित किया। राणा रतन सिंह को पराजित करने के पश्चात वो युद्ध भूमि में ही मारे जाते हैं। जब वो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं तो पद्मावती सहित हजारों स्त्रियां जो हैं वो चित्तौड़ के किले में क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे करके आग लगा अपने आप लेती है सर को, अपने ऊपर। हाँ, उसको आग लगाना नहीं कहते हैं, उसको जौहर कहते हैं। ठीक है, ऐसे यस करके। सर। जौहर में क्या होता है कि पहले एक जौहर कुंड बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आग लगा लिया, एक जौहर कुंड बनाया जाता है, वहां बहुत अग्नि प्रज्वलित की जाती है और फिर उसी में ही क्या हो जाती हैं, स्त्रियां कूद जाती हैं। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि हमारे पति की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और हम युद्ध हार चुके हैं,
तो ऐसी कंडीशन में वो आक्रांताओं से बचने के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती हैं, ऐसे करके। यस और सर। उसको राजपूतों में जौहर कहा जाता था, ठीक है, ऐसे। यस सर। तो वो जौहर व्रत का पालन करती हैं। तो हमें ये जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम बदल देता है और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद करता है। क्या रखता है? खिजराबाद। खिजराबाद। हाँ, अलाउद्दीन ऐसे। फिरोज खिलजी नाम है ना सर इसका पूरा? क्या? इसका नाम अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नाम है ना सर, पूरा नाम? देखिए, अलग अलग समय में उसने अलग अलग उपाधियों को धारण किया है, ठीक है, ऐसा। यस सर। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी नहीं है, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका हाँ जो, सर। ठीक है, वो जलालुद्दीन यस सर। फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन जो है वो इसका अभी, इसका तो यही नाम है, अलाउद्दीन ही नाम है ना, ऐसे, ठीक है। तो हमें इसके संबंध में ये जानकारी मिल जाती है। चित्तौड़ का नाम बदल के ये क्या कर देता है? खिजराबाद। खिजराबाद क्यों? क्योंकि इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। तो चूंकि पुत्र का नाम खिज्र खां हुआ करता था, तो उसी के नाम पर इसका नाम भी खिजराबाद रख देता है, ठीक है, ऐसा। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी देखिए, इसको विजित करने के पश्चात अब वो अगला अभियान और करता है। अगला अभियान कहाँ करता है? अगला अभियान करता है मालवा। मालवा, मालवा आप लोगों ने नाम सुना है? यस सर। किसे कहते हैं? कौन से क्षेत्र को? याद नहीं आ रहा है सर, देखिए, कौन से साइड को बोलते हैं? मालवा जो है हमें ये देखने को मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा इंदौर जिला है, ठीक है। इंदौर से ही यस लगा सर। हुआ देवास है। कौन सा है? देवास है। तो इंदौर, देवास, उज्जैन, ठीक है, आगर मालवा, शाजापुर, शाजापुर, ये जो क्षेत्र हैं, और भी इसमें कुछ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कुछ हिस्सा इसका धार का भी आ जाता है, ठीक है, कुछ हिस्सा सीहोर का भी आ जाता है। तो ये जो कुछ कुछ क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं। मालवा शुरुआत से ही अपने आर्थिक चीजों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। कौन सी चीजों के लिए? आर्थिक चीजों के लिए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये क्षेत्र बड़ा मजबूत था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कृषि जो है वो उन्नत अवस्था में होती है। यहाँ की अच्छी मिट्टी, सिंचाई के संसाधन, और जिसके कारण से इस यहाँ पर कृषि उत्पादन उन्नत अवस्था में होता है, आज भी होता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है वो बड़ा डेवलप क्षेत्र माना जाता है। दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है कि मालवा दक्षिण में है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से कहाँ जाना है? दक्षिण भारत जाना है। कहाँ जाना है? दक्षिण भारत जाना है, तो उसको मालवा से होकर ही गुजरना पड़ेगा, अगर उसको सीधा सीधा रास्ता तय करना है तो। ऐसी कंडीशन में दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मालवा जीतना कैसा था? आवश्यक हुआ करता था। उस समय मालवा के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ के राजपूत शासक थे, और मालवा के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था महलक देव। क्या नाम था? महलक देव। महलक देव नामक व्यक्ति कौन थे? यहाँ के शासक हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा करके। महलक देव को पराजित करने के लिए आइन उल मुल्क को भेजा गया। किसको भेजा गया? आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क को भेजा गया। ये एक बड़ी सेना लेके आया, इसने महलक देव को पराजित किया। महलक देव क्या हो जाता है? यहाँ से भाग जाता है, मांडू चला जाता है। मांडू पर आक्रमण किया जाता है,
जिसमें महलक देव मारा जाता है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि 1305 में जो है मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और आइन उल मुल्क को यहाँ का सूबेदार बना देता है। ठीक है, ऐसे करके। और इस तरीके से यह किसका अधिकार हो जाता है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके। उसके पश्चात हमें देखने को मिलता है कि इसने 2 अभियान और किए उत्तर भारत में। कौन सा? एक तो सेवान का अभियान, सेवान जीता कब? 1308 में, ऐसा। और दूसरा उसने जालौर को जीता, जालौर को जीता। जालौर को कब उसने जीता? 1311 में। तो ये अन्य 2 अभियान हुआ करते थे, छोटे छोटे से अभियान थे, इनमें तो सीधी सेना भेजी और इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है वो। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि उत्तर भारत में अपने राज्य का वो विस्तार करता है। उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करने के पश्चात अब वो उत्तर भारत को सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, ऐसा करके यहां से बहुत सारा धन भी वो प्राप्त करता है। ठीक, ऐसा। तो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो रही सभी को? यस सर। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? नो डाउट सर। ओके, ज्योति, लक्ष्मी, आप, मोनिका, आपको? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है वेरी सर। गुड। ओके, ठीक है। ओके ओके, तो ठीक है, आज की क्लास का हमारा टाइम हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान थे। अभी इसके बाद हमें क्या देखना है? दक्षिण भारत के अभियान, जिसमें वो अलग नीति का अनुसरण करेगा और अलग तरीके से उनको विजित करेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना? ओके, तो कल हम यस मतलब सर। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम उसके दक्षिण अभियानों को और उसके द्वारा जो अन्य कार्य किए गए थे, उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसकी मंगोल नीति, राजत्व सिद्धांत, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें उसके बारे में देखना है, अन्य सुधार। ठीक है, ऐसा। तो हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इतना आप लोग जो है वो पढ़ के आइएगा। इसका पीडीएफ जो है वो मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।